लेकिन शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में देशभक्ति वाले रंग से, जिसमें वंदे मातरम वाली गूंज भी है और जेनजी वाले ऐलान भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। सप्त सिंधु वाले देश में सप्तधारा का संकल्प, जेनजी की शक्ति पर नजर और विकसित भारत के रोड मैप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार झंडारोहण किया। लाल किले पर आज पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पीएम ने तिरंगा फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। 21 तोपों की सलामी दी गई। कैप्टन सोनिया सिंह चौहान पीएम मोदी के साथ ध्वजारोहण के दौरान नजर आईं। उन्होंने लाल किले की प्राचीर पर पीएम मोदी को तिरंगा फहराने में सहायता की। सफेद कुर्ते पैजामे पर भूरे रंग की हाफ जैकेट और सिर पर लाल रंग की राजस्थानी बांधनी पगड़ी में पीएम मोदी आज लगातार 75 मिनट तक धारा प्रवाह बोले। 2025 के मुकाबले पीएम मोदी का भाषण कुछ छोटा जरूर था, लेकिन भाषण की लाइन लेंथ में उतनी ही गहराई थी। हमने पीएम मोदी के 75 मिनट के संबोधन पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी बनाई है, जिसमें उनके हर शब्द और उनके मतलब का गहराई से विश्लेषण। जेनजी आंदोलन के बाद लाल किले से पहले संबोधन में पीएम मोदी के भाषण में युवा और युवाओं से जुड़े शब्द सबसे ज्यादा रहे। उन्होंने युवा और नौजवान शब्दों का इस्तेमाल 52 बार किया, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने औसतन हर 1 मिनट 27 सेकंड में एक बार युवा और नौजवान से जुड़े शब्द का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने जेनजी के लिए सिर्फ युवा शब्द का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि युवा को कनेक्ट करने वाले शब्द एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, डीप टेक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये सारे शब्द कैसे और किस तरह युवाओं को कनेक्ट करने वाले हैं, इस पर बात करने से पहले पीएम मोदी की सप्तधारा शक्ति संकल्प की बात करते हैं। पीएम मोदी ने सिर्फ युवाओं का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि उनके लिए विकसित भारत का संकल्प भी लिया, जिसे उन्होंने सप्तधारा शक्ति संकल्प का नाम दिया। ये 7 धाराएं सिर्फ अलग अलग सेक्टर नहीं हैं, बल्कि 2047 तक भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की पूरी तस्वीर पेश करती है। पहली धारा है मैन्युफैक्चरिंग शक्ति, जिसके तहत भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बनाने का लक्ष्य है। दूसरी कृषि और खाद्य शक्ति, जिसमें खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर होगा। तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, जिसमें एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी और रिसर्च के जरिए भविष्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम होगा। सड़क, रेल, बंदरगाह और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए गति शक्ति का संकल्प लिया गया। 5वीं धारा है रक्षा शक्ति, जिसमें देश में हथियारों का निर्माण बढ़ाकर सेना को आत्मनिर्भर बनाना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। 6ठी धारा है ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, इसमें स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और समुद्री संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल शामिल है। और 7वीं धारा है सॉफ्ट पावर, भारतीय संस्कृति, योग, कला और ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाकर भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने का संकल्प। कुल मिलाकर सप्तधारा शक्ति का यह संकल्प भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर खेती, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, पर्यावरण और संस्कृति तक हर क्षेत्र को मजबूत करने का रोड मैप है। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ
हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विकसित भारत का सिर्फ लक्ष्य ही तय नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 10-12 वर्षों से इस पर तेजी से काम भी शुरू किया जा चुका है और अब इस सब का ट्रेलर नजर आने लगा। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है, उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा। हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, इसमें युवाओं का खास स्थान है। इसलिए भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एआई से लेकर स्पोर्ट्स, सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर एनर्जी तक के कई बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री ने अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने की बात कही। स्पोर्ट्स में 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों को खेलों की ट्रेनिंग देने और देश भर में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनाने के लिए 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया। ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। यानी विकसित भारत के इस विजन में युवा, एआई, खेल, सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर एनर्जी, इन 5 क्षेत्रों को भविष्य के भारत की ताकत बनाने पर खास जोर दिया गया। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए
हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है। दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते हैं। पीएम मोदी ने सिर्फ विकसित भारत के रोड मैप का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि इसके रास्ते में आने वाले खतरों से भी आगाह किया। उन्होंने देश के नक्सल मुक्त होने पर खुशी जताई और कहा कि हथियार चलाने वाले नक्सली तो चले गए, लेकिन वैचारिक नक्सली, दिमागी नक्सली मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम हो रहे हैं। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। पीएम मोदी के संबोधन के अलावा एक और राजनीतिक परंपरा निभाई गई, जिसमें सत्ता पक्ष ने लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन की जमकर तारीफ की, उसे विजनरी कहा, जबकि विपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के भाषण में कुछ भी नया नहीं था।
यह भी एक तरीके से कस्टम बन गया है। किसी ने पीएम मोदी के संबोधन को राजनीतिक भाषण कहा तो किसी ने कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। देखिए, भारत ने एक तरफ जहां नक्सलवाद का खात्मा किया है तो वहीं दिमागी नक्सलियों का जिक्र आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। ये वो लोग हैं जो समाज में कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने की सोच रखते हैं। ये वो लोग हैं जो संभवतः विकसित भारत के निर्माण को नहीं देख सकते। हालांकि मुझे अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्रेस के सामने तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। आज का जो भाषण था वो देखने के बाद भाषण थोड़ा पॉलिटिकल हम सबको लगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका सपोर्ट आज के भाषण में पंतप्रधान जी ने किया, वो सुन के बहुत हम सबको बुरा लगा था और एक गलत चीज है। तो उनके भाषण के अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा स्पार्क, कोई ऐसी बात नहीं है, एक्स फैक्टर नहीं रह गया कि उनकी बात सुनी जाए। वही पुरानी बातों को वो बार बार जो है दोहराते रहते हैं। और इस सत्ता में आगे बढ़ते हुए लाल किले में वंदे मातरम वाली तस्वीरों को आपको दिखाते हैं, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के इतिहास में पहली बार आधिकारिक रूप से लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का पूर्ण गायन किया गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष का ऐतिहासिक जश्न मनाया गया। लाल किले में पीएम मोदी के आगमन और सलामी स्थल पर पहुंचने के दौरान इसका आधिकारिक स्वागत गायन हुआ। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम से संबंधित एक और यादगार पल देखने को मिला जब वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने वंदे मातरम वाली उड़ान भरी। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर समर्पित विशेष बैनर के साथ उड़ान भरी गई और इस दौरान लाल किले के प्रांगण में मौजूद दर्शकों पर फूलों की बरसात भी की गई। एक और अनमोल और अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब वंदे मातरम शब्द की विशाल मानव आकृति बनाई गई। लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने स्थित ज्ञान पथ पर एनसीसी के 250 कैडेट्स और माय भारत के स्वयंसेवकों ने, माफ कीजिए 2500 कैडेट्स और माय भारत के स्वयंसेवकों ने एक साथ बैठकर ह्यूमन फॉर्मेशन बनाया। वंदे मातरम को समर्पित सैन्य धुन भी पूरे माहौल को विशेष बना रही थी। राष्ट्रध्वज को राष्ट्रीय सलामी दिए जाने के दौरान थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त बैंड ने वंदे मातरम की विशेष धुन बजाई। लाल किले के पास पुष्प सज्जा में भी वंदे मातरम थीम की झलक देखने को मिली। वंदे मातरम और विकसित भारत एट 2047 की थीम तैयार की गई थी। लाल किले की प्राचीर पर फूलों की सजावट के बीच में राष्ट्रीय ध्वज और उसके दोनों तरफ हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। पीएम मोदी ने लाल किले में अपने संबोधन में भी वंदे मातरम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है जब लाल किले पर वंदे मातरम गाया गया। आप सुनिए लाल किले से वंदे मातरम पर पीएम मोदी ने क्या संदेश दिया। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है।
आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। देश में वंदे मातरम सिर्फ देशभक्ति का नहीं बल्कि राजनीति का भी गंभीर विषय बन गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन के पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। ये इसलिए अहम है क्योंकि राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा हासिल है। सत्ता में हमने वंदे मातरम पर स्पेशल कुंजी तैयार की है जिसमें ऐतिहासिक जानकारी भी है, इससे संबंधित सारी कहानियां भी हैं। वर्ष 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना हुई थी। पहली बार इसे साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया था। बाद में वर्ष 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम को शामिल किया। नोट करने वाली बात यह भी है कि वर्ष 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया भी था। वंदे मातरम की यात्रा में वर्ष 1905 की चर्चा हमेशा होती है। इसी वर्ष अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, जिसके खिलाफ पूरे बंगाल में आंदोलन हुआ। विदेशी सामान के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल की तरफ निकाले गए बड़े जुलूस में हजारों छात्रों ने वंदे मातरम का नारा लगाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक प्रेरणादायक नारा बन गया था। आजादी के बाद वर्ष 1950 में संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया। पिछले साल नवंबर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर आज देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा फहराया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। खड़गे ने सरकार से कई सवाल पूछे। कटाक्ष भरे शब्दों में यह भी कहा कि कांग्रेस ने नाम नहीं बदले हैं बल्कि लोगों के हालात बदलने की कोशिश की है। केंद्र सरकार सिर्फ क्रेडिट लेने का काम कर रही है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर विधान भवन में झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब गरीबी और अशिक्षा से मुक्ति है। एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं की तारीफ कर रही है, वहीं विपक्ष किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर तीखे सवाल पूछ रहा है। सवाल ये है कि जिस नौजवानों को हमने 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा होने का सपना दिखाया था, उसके साथ आज क्या हो रहा है। आज नौजवानों के सपने कुचले जा रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों ने उन्हें ऐसी अंधी गली में ढकेल दिया है कि देश भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन के पीछे जो भी कर रहे हैं, हम उनको कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता एलओपी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जो अव्यवस्था, जो अराजकता, जो अशिक्षा, जो पिछड़ापन, जो असमानता 1947 में देश के सामने थी, पिछले 8 दशक में उनमें से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ। आज उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा तकलीफ परेशानी में और चिंता का विषय अगर किसी के सामने है तो हमारे किसानों के सामने है। जहां हम पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, वहीं हमें करोड़ों परिवारों को राशन देना पड़ रहा है। दुनिया में शायद कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर इतना राशन देना पड़ रहा हो हमारे गरीबों को, लेकिन हमारे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़ी संख्या में हमें राशन देना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने झंडा फहराया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। कहा कि आज के युवा 30 साल बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, इसलिए उन्हें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों का भी ख्याल रखते हुए सोचना चाहिए।
मोहन भागवत ने युवाओं को देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड बताया है और उन्होंने इसके अतिरिक्त क्या कहा, सुनिए। कुछ लोग दुनिया में थे, बड़े लोग थे, जो भविष्य करते थे कि ये टिकेगी नहीं, भारत टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसा न होते हुए अब अपने 80वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। ऐसे सभी महापुरुषों के त्याग का, परिश्रम का, बलिदान का गौरव भी हमारे मन में है। युवा पीढ़ी, उनके साथ मुझे संवाद करने के लिए बताया है। वास्तव में प्रसंग तो सबके संवाद के लिए है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उसका ठीक से लाभ हुआ देश को तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो आगे बहुत बोझ आएगा। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी, तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। और इसलिए इस संवाद का एक महत्व मैं मानता हूं। और सत्ता में अब इंटरनेशनल खबरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें पूरी दुनिया का फोकस ईरान और अमेरिका के बीच वाले तनाव पर है, युद्ध पर है। और फिलहाल इस तनाव की सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिसके बंद होने से न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टेंशन में है, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ी हुई है। 2 राउंड के युद्ध के बाद ट्रंप कोई टारगेट हासिल नहीं कर पाए। ना ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ है और ना ही ट्रंप की मनचाही परमाणु डील हो पाई है। अब उनका सिर्फ एक ही सपना है कि किसी तरह हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा कर लें। ट्रंप इतनी जल्दबाजी में है कि उन्होंने तो इसका ऐलान भी कर दिया, लेकिन इसका जवाब ईरान की तरफ से फौरन दिया गया। ईरान ने कहा ट्रंप अब हॉर्मुज़ वाला सपना देखना छोड़ दें। वैसे डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसे ऐलान कर चुके हैं, वो कई बार अमेरिका की जीत और ईरान की हार की बात कह चुके हैं, लेकिन ट्रंप की बातों की सच्चाई से कोई ताल्लुक कई बार दिखता नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार भी सच्चाई के साथ उनकी बात का ताल्लुक हो। कम से कम ईरान युद्ध को लेकर तो उनका रिकॉर्ड यही बताता है। इसी को जारी रखते हुए ट्रंप ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को हराने के बाद वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अमेरिका का इलाका घोषित करेंगे। उनके इस बयान के बाद ईरान ने पलटवार किया। उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि हॉर्मुज़ पर ईरान का कब्जा था, है और कब्जा बना रहेगा। इसे किसी चुनावी या सोशल मीडिया पोस्ट से जीता नहीं जा सकता है। ईरान ने ट्रंप को सख्त लहजे में बता दिया कि वो धमकियों से नहीं डरता। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ईरान ने समझौते के लिए जो शर्तें रखी हैं उन्हें मानना ट्रंप की साख पर बड़ी चोट कर सकता है। लेकिन हॉर्मुज़ का खुलना इन्हीं शर्तों पर निर्भर है। पहली शर्त यह है कि ईरान के साथ सभी मोर्चों पर जंग स्थायी तौर पर खत्म की जाए। साथ ही ईरान चाहता है कि उसके समुद्री रास्तों पर लगी नाकेबंदी हटाई जाए। ईरान यह भी चाहता है कि सारी आर्थिक पाबंदियां हटें ताकि वो व्यापार कर पाए। विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों और फंड्स लौटाने की शर्त भी रखी गई है। ईरान सिर्फ प्रतिबंध हटाने की बात नहीं कर रहा है, वो युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई भी चाहता है। इसके अलावा ईरान चाहता है कि हिजबुल्ला और हूती जैसे सहयोगी संगठनों पर भी कोई एक्शन ना हो। आखिर शर्त एक जो महत्वपूर्ण है और मुश्किल है वो भी सुन लीजिए, जिसके मुताबिक अमेरिका को पश्चिमी एशिया से अपनी सेना को विड्रॉ कर लेना होगा, हटा लेना होगा। और यहां पुटर का इशारा कि सत्ता में अब और आगे चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन इस वादे के साथ कि आपसे फिर से मुलाकात होगी। सभी न्यूज़ मित्रों से यह दरखास्त कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ मित्रों तक पहुंचाएं। नमस्कार।